नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने कारक की द्वितीय विभक्ति के हमने दो तरह के वो पढ़ लिए थे कि कहाँ कहाँ ये काम में आता है। जैसे जहाँ पर कर्ता सबसे अधिक इच्छा रखता है वहाँ भी द्वितीय विभक्ति आती है, और जहाँ अनायास ही इच्छा न रखने पर भी वह कार्य हो जाए तो वहाँ पे भी कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति आती है। अब देखो, अधोलिखित योगे द्वितीय विभक्ति बहुती, मतलब ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मान लीजिए अभितय और उभयतय, इसका अर्थ होता है दोनों ओर। इसका अर्थ क्या होता है? दोनों ओर। जैसे राजमार्गम अभितय वृक्षा सन्ति, राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, है ना। अब परितय और सर्वतय, इसका अर्थ भी होता है चारों ओर। ऐसे ही ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, ग्राम है, परितः है, क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत हैं। ऐसे ही समया और निक्सा, इनका अर्थ भी समीप होता है। देखिए, विद्यालय निक्सा देवालय अस्ति, विद्यालय के पास में देवालय है। तो अब देखो, विद्यालय में कौन सी विभक्ति आ गई यहाँ पे? द्वितीय विभक्ति, ठीक है। ऐसे ही अंतरेण और बिना, बिना इसका अर्थ होता है बिना, मतलब दो चीजों के बीच में। प्रदीप पुस्तकम बिना पठती, किसी चीज के बिना, है ना। प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है। अब अंतरा का अर्थ होता है बीच में, अंतरा का अर्थ क्या होता है? बीच में। अब इनको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभितय परितय, ठीक है, अभितय उभयतय, सर्वतय परितय, समया निक्सा, अंतरा अंतरेण युक्ते, है ना। ऐसे ही दिक्, दिक् का अर्थ होता है धिक्कार, धिक्कार क्या होता है? धिक्कार अर्थात दुष्टम धिक्, दुष्टम धिक्। अब हा है, हा का अर्थ होता है अर्थात हा दुर्जनम, दुर्जनों को हाय, ठीक है। प्रति का अर्थ होता है और। छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति, छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। ऐसे ही अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी, ठीक है। अब इनको याद रखना है भाई, अनु के योग में भी क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। राजपुरुष है चोरम अनुधावती, राजपुरुष है चोरम अनुधावती। अगला है यावतय, यावतय का अर्थ होता है तक, यावतय का अर्थ क्या होता है? तक। गणेश वनम यावतय गच्छति, गणेश वन तक जाता है। ऐसे ही अघो अघय, अघो अघय का अर्थ होता है सबसे नीचे, अघो अघय का अर्थ क्या होता है? सबसे नीचे। भूमिम अघो अघय जन्म है अस्ति, भूमि के सबसे नीचे जल है, जलम अस्ति भूमिम अघो अघय जलम अस्ति। ऐसे ही अध्यादि, अध्यादि का अर्थ होता है अंदर ही अंदर। लोकम अध्यादि हरिम अस्ति, संसार के अंदर ही अंदर हरि है। ऊपरी ऊपर अर्थात ऊपर ही ऊपर, लोकम ऊपरी ऊपर, सूर्य अस्ति, इस संसार में ऊपर ही ऊपर सूर्य है, इस संसार में ऊपर ही ऊपर क्या है? सूर्य है। ऐसे ही अगला है अधि, अधि का अर्थ होता है अधि उपसर्ग पूर्वक, अर्थात सिंह स्थासाम, सिंह स्था आज धातु प्रयोगे एषाम आधारस्य कर्म संज्ञा भवति, कर्माणि चेदित्या, कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अधि सिंह स्थासाम कर्म है, अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, सिंह का अर्थ होता है सोना, स्था का अर्थ होता है ठहरना, और अस का अर्थ होता है बैठना। धातु के योग में उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। देखो, अधि उपसर्ग पूर्वक यदि आपके पास सिंह धातु है, स्था धातु है और अस धातु है, तो इनके योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति, ठीक है। जैसे मान लीजिए अधिशेते, सोता है, सुरेश शय्याम अधिशेते, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अपना है उप अधि आंग आ, अर्थात उपवध्यांग वसे, उपवध्यांग वसे। उप अधि आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग में उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है, अर्थात वस धातु से पहले उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग में से कोई भी उपसर्ग लगता है तो, कोई भी उपसर्ग लगता है तो
कोई भी उपसर्ग यदि लगता है तो वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, अर्थात सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति ही लगती है। सप्तमी के स्थान पर कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय लगती है। जैसे मान लीजिए उपवस्ती पास में रहता है, श्याम नगरम उपवस्ती। अनुवस्ती का अर्थ होता है पीछे रहता है। कुलदीप ग्राहम अनुवसति, ऐसे ही अधिवस्ती में रहता है। सुरेश जयपुरम अधिवसति, सुरेश जयपुरम अधिवसति, ऐसे ही आवसति रहता है। हरि वैकुंठम आवसति, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो है अभिनिविशश्चय, अर्थात विष धातु के योग में अधि और नि ये दो उपसर्ग लगने पर उनके आधार की भी कर्म संज्ञा होती है। इन चीज़ों को याद रखना है ना, ठीक है। अब देखिए विष धातु के प्रयोग के अधि और नि ये दो उपसर्ग लगने पर उसके आधार की भी कर्म संज्ञा होती है। और कर्म में क्या होती है? हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अभिनिवशते प्रवेश करता है, दिनेश ग्रामम अभिनिवशति। ऐसे ही अकथितम च, अकथितम च के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अपादानम आदि कारकों की जगह अविवक्षा हो, वहाँ उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। संस्कृत भाषा में इस तरह की 16 धातुएं हैं। उनके कर्म में एक तो मुख्य कर्म होता है और दूसरा अपादान आदि कारकों से अविवक्षित गौण कर्म होता है। और इस गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है तथा ये धातुएं द्विकर्मक कही जाती है। अर्थात अकथितम च में भी इसका प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और द्विकर्मक धातुएं अब हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो द्विकर्मक धातुओं के पर ही आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।